प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 15 के पाठ पौधों में जनन पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग जानेंगे बीज और फल का विकास किस प्रकार से होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पुष्प में अब पंखुड़ियों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं। वर्तिकाग्र भी सामान्यतः नष्ट हो जाता है, केवल अंडाशय शेष बच जाता है और अंडाशय में भोजन का संचय होने लगता है तथा अंत में अंडाशय एक फल बन जाता है। तो बच्चों, निषेचन के बाद पंखुड़ियां जो है ये मुरझाकर गिर जाती हैं। वर्तिकाग्र स्टिग्मा भी सामान्यतः नष्ट हो जाता है और केवल अंडाशय बच जाता है और इस अंडाशय में भोजन का संचय होने लगता है और यह अंडाशय फल में बदल जाता है या परिपक्व होकर एक फल बन जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह अंडाशय फल में बदल गया। और कभी कभी आप लोगों ने देखा है कि फलों के यहाँ निचले हिस्से में कुछ मुरझाई हुई पत्तियां रहती हैं, तो यह सेपल्स है, बाह्य दल पुंज, जो कि फल के नीचे में मुरझाई हुई सी पत्तियों जैसी रहती हैं। यहाँ भी आप लोग बच्चों देखिए, यह मटर का फूल है। तो मटर के फूल में भी निषेचन के बाद फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। अंडाशय की जो दीवाल है, ओवरी बॉल, यह मटर का छिलके में बदल गई है, पेरिकार्प में। और जो बीजांड है, ओव्यूल है, ये मटर के दानों में बदल जाते हैं। और वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो है, यह मटर के अंतिम छोर पर यहाँ पर सूखी पत्तियों के रूप में रहता है। इसी तरह से आप यहाँ सेब में भी देख सकते हैं, अंडाशय जो है यह फल, सेब का फल बन गया है और जो बीजांड है वह बीज में बदल गया है। तो अंडाशय बच जाता है और इसी अंडाशय में जो निषेचित बीजांड होता है वह विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनता है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि जो भ्रूण है यही विकसित होकर यहाँ पर बीज में बदल गया है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि निषेचन के बाद किस तरह अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है और जो निषेचित बीजांड है यह बीज में बदल जाता। चलिए अब हम लोग फलों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम, सेब और संतरा। और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम और अखरोट। तो फल दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें गूदा होता है और रस होता है, और दूसरे फल जो शुष्क होते हैं और कठोर। चलिए अब हम लोग बीजों के प्रकीर्णन, सीड डिस्पर्सल पर चर्चा करते हैं। प्रकीर्णन या डिस्पर्सल का अर्थ हुआ बीजों का डिस्पर्स होना या बीजों का फैलना। तो किस तरह से बीज दूर दूर तक फैलते हैं। एक फल में एक या एक से अधिक बीज हो सकते हैं। जैसे आम में एक ही बीज होता है जिसे हम लोग गुठली कहते हैं, जबकि पपीते में असंख्य बीज होते हैं। ये बीज बहुत सारे कारणों से अपने आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं और कई बार दूर दूर तक चले जाते हैं, जहां अनुकूल परिस्थिति पाकर नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। परिपक्व बीज जब मिट्टी पर गिरते हैं तब वे अनुकूल वातावरण, मतलब जब उन्हें उचित मात्रा में धूप मिलती है या जल मिलता है, हवा मिलती है, खनिज मिलता है या तापमान उनके अनुकूल होता है, तो वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे बन जाते हैं। बच्चों, यदि किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए तो इस परिस्थिति में क्या होगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सभी बीज एक ही स्थान पर उग गए हैं और बहुत ही नजदीक नजदीक पौधों का जन्म
हो गया है। तो जब इस तरह से बहुत नजदीक में पौधे उग जाते हैं तो इन नए उगे पौधों को धूप, पानी, खनिज और जगह के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जो उनके सामान्य वृद्धि के लिए अनुचित नहीं होता है। मतलब अगर इस तरह से पौधे बहुत पास पास होते हैं तो कोई भी पौधा उचित रूप से नहीं बढ़ पाता है, वृद्धि नहीं कर पाता है। तो क्या प्रकृति में ऐसा कोई साधन उपलब्ध है जिनकी मदद से बीजों को दूर दूर फैलाया जा सके? तो प्रकृति में बीजों के प्रकीर्णन के मतलब बीजों के दूर दूर तक फैलने के निम्नलिखित मुख्य साधन है। वायु द्वारा प्रकीर्णन मतलब बीज हवा के द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन मतलब पानी के द्वारा वे एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन मतलब कभी कभी जंतु या हम मनुष्य भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और फलों के विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेंडेलियम के पौधे में इस तरह से उसके बीज हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, या मैपल में भी इसी तरह से होता है। तो कुछ बीज जैसे सहजन, यहाँ पर आप सहजन का बीज देख रहे हैं, सहजन को इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहा जाता है, या कपास, सूर्यमुखी या मैपल, इनके बीज जो होते हैं ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, रोम युक्त होते हैं या पंखदार होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सहजन के बीजों या मैपल के बीज में इस तरह से पंख होते हैं और हल्के तथा पंख होने के कारण ये हवा के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बह करके पहुंच जाते हैं। मतलब हवा इन्हें उड़ाकर बहुत दूर दूर तक ले जाती है। दूसरा है जल द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीजों अथवा फलों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे जल के माध्यम से तैरते हुए दूर तक बहकर चले जाएं। जैसा कि नारियल। बच्चों, नारियल के पौधे अधिकतर नदी या समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और नारियल का फल इस तरह से पानी के द्वारा बहते हुए बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है। या कमल जो कि जलीय पौधा होता है और इसके बीज भी बहुत हल्के होते हैं, तो इस तरह से इसका बीज पानी में गिर करके दूसरी जगह पहुंच जाता है और वहां इस बीज से नए पौधे का जन्म हो जाता है। तीसरा है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में टहलते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस कुत्ते के बालों में भी बीज चिपके हुए हैं। तो क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्तुओं पर कैसे चिपक जाते हैं? जंतुओं द्वारा प्रसारित होने वाले बीज एवं फल शुष्क होते हैं तथा इनमें छोटे छोटे अंकुश या कांटे लगे होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बीज मुड़ा हुआ है, हुक जैसा बना हुआ है, जिसके कारण यह बीज जो है हमारे वस्त्रों में या जंतुओं के बालों में फंस जाता है और उनके साथ दूसरी जगहों पर पहुंच जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, जैथियम, इसमें भी इस तरह से कांटे होते हैं और इसी कारण यह हमारे वस्त्रों में या जंतुओं के बालों में फंस जाता है और दूर दूर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग यूरेना के पौधे को देख रहे हैं। यूरेना का बीज सूखकर इस तरह से बन जाता है और यह भी हमारे वस्त्रों में या बालों में फंसकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। कभी कभी बच्चों आप लोगों ने इस तरह से भी देखा होगा और इस तरह से भी पौधों के बीज हमारे वस्त्रों से चिपककर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कभी कभी जंतु फलों को खाकर उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं और इस कारण भी बीज दूसरे स्थानों पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, गोरिल्ला, बंदर या लंगूर जैसे जानवर फलों को खाकर उनके बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। चिड़िया भी फलों को खाती है और एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती है तो अपने साथ बीजों को भी ले जाती है। या गिलहरियां भी फलों को खाकर उनके बीजों को इधर उधर ले जाती हैं। तो इस तरह जंतु भी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और चौथा था फलों के विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन।
कई पौधों के फल परिपक्व होने के बाद झटके से फटते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और इससे उनके भीतर के बीज कुछ दूरी पर बिखर जाते हैं। जब यह फल झटका से फटता है तो इसके बीज उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और ऐसा होता है गुल मेहंदी में, मटर में, यहाँ भी बच्चों आप लोग देख रहे हैं, सेब, चना, मूंग तथा रबड़ में। इन सभी में फलों के विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ भी फल जो है यह बहुत झटके से फटता है। या मटर में भी आप लोग देख रहे हैं कि जब फल झटके से फटा है तो उसके बीज उड़ करके इधर उधर फैल रहे हैं। तो यह था बच्चों बीजों और फलों का प्रकीर्णन। हम लोगों का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों इस पाठ में बताई गई बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग अब इस पाठ में बताई गई मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सभी जीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। पुष्प पौधे का जनन अंग है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। तो यह था बच्चों इस पाठ का सार। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।